पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका होता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने कैंप जाएगा ताकि अपने दोनों डिसाइपल से मिल सके। लेकिन जब वो वहां पर आया था उसको पता चलता है कि उसके दोनों के दोनों डिसाइपल गायब है। हु पाओ का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ जाकर चला गया। लेकिन 13 की इसको जानकारी मिलती है कि वो भी डीमन जनरल के पास मौजूद है। तो इस वजह से वांग जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत चला जाता है डीमन जनरल के साथ फाइट करने के लिए ताकि उसको हरा कर वो 13 को बचा सके। डीमन जनरल अपनी पावर का यूज करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस वजह से वो डीमन जनरल को हरा देता है और डीमन जनरल को वांग के सामने अपनी हार माननी पड़ती है। इस वजह से वो 13 को उसके हवाले कर चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन जनरल जो था वो वांग को बता रहा था कि यहाँ पर टोटल 9 अलग अलग कंट्रीज मौजूद है और हमारी जो कंट्री है उसका नाम है स्काई डीमन कंट्री। हर 300 साल के अंदर एक कंपटीशन होता है जो कि डीमन जनरल्स का कंपटीशन होता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतता है ना उसको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं और यहाँ तक कि उसको खास तरह के ट्रेजर भी मिलते हैं जो कि डीमन एम्परर देता है सारे के सारे डीमन जनरल जो जीते रहेंगे उनको। लेकिन इस बार का जो कंपटीशन है ना वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग होगा पिछली बार से, क्योंकि करीब 200 साल पहले स्काई डीमन कंट्री जो है उसकी फाइट हुई थी फायर डीमन कंट्री के साथ। इस वजह से दोनों की दोनों कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमारा भी एक डीमन जनरल का मार्शल था जो कि बहुत ही अच्छी रैंकिंग होल्ड करता है मिलिट्री के अंदर, उसको हमने खो दिया। बैटल के अंदर उसकी जान चली गई। उसके बाद वाइस मार्शल जो था उसने डीमन मार्शल की जगह ले ली। तो इस वजह से अब जो स्काई डीमन कंट्री है ना उसमें 2 जगह खाली है वाइस डीमन मार्शल बनने के लिए। और अब जो यहाँ पर आने वाला कंपटीशन है जो भी उसको डीमन जनरल में से जीतेगा ना वही बनेगा वाइस मार्शल। इसलिए सारे के सारे जो डीमन जनरल है ना वो डीमन मार्शल बनने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देंगे। मैं भी वही वाइस डीमन मार्शल बनना चाहता हूँ। ये कमांडर, मार्शल, जनरल और एम्परर ये सब जो होती है वो एक रैंकिंग होती है मिलिट्री के अंदर, इसी हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। तो जनरल के बाद मार्शल की रैंकिंग आने वाली थी जो कि अगर ये कंपटीशन जीत जाए ये डीमन जनरल तो वो वाइस डीमन मार्शल बन सकता है। उसके बाद वो डीमन मार्शल भी बन पाएगा फ्यूचर में। तो डीमन जनरल वांग से कहने लग जाता है कि मुझे ये कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना होगा। अगर मैं इसको जीत जाऊं ना तो मेरा सपना पूरा हो सकता है। और यही चीज को जीतने के लिए मैंने एक टेक्निक को सीखा था जिसमें करीब करीब 18 पावरफुल लोगों की बॉडी चाहिए होती है। अगर सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाए ना तो उसके बाद एक ऐसी खास बॉडी बनती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। मैंने सबकी सब बॉडी को रिफाइन कर लिया था, सिर्फ 13 ही बचा हुआ था, लेकिन तुमने मुझसे 13 को छीन लिया। इस वजह से मेरी जो टेक्निक थी वो बर्बाद हो गई और अब मैं यहाँ पर उस टेक्निक का यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम मेरा साथ दो ना तो यहाँ पर मुझे उस टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उसके बगैर भी इस कॉम्पिटिशन को जीत सकता हूँ। तो वांग भी कहने लग जाता है कि जब मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि मैं हर तरह से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ तो मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ छोटा सा काम करना है तो मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ। जब आपको कॉम्पिटिशन में जाने के लिए तैयार हो चुके होगे ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा रिटर्न। तो इतना कहने के बाद वांग तो वहां से जा चुका था। वो वहां से सीधा अपने ही सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर आकर पहुंच जाता है। उसको देखकर तो सारे के सारे लोग खुश हो चुके थे कि हमारे एंसेस्टर वापस आ चुके हैं। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो यंग और बाकी लोग यहाँ पर वांग को ग्रीट करना शुरू कर चुके थे कि मास्टर आप वापस आ चुके हैं। वो यंग जो था वो वांग के कमरे में आता है और यहाँ पर आकर उसको बताने लग जाता है कि अभी हमारे ट्राइब की कंडीशन क्या है। वो कहने लग जाता है कि आपने जितनी भी टेक्निक देकर गए थे ना वो सारी की सारी टेक्निक को सभी डिसेबल वगैरह ने अच्छे से सीखा और वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जितने भी आपने टेक्निक हमें लिए छोड़ के गए थे ना वो सब हम सीख चुके हैं, हमें कुछ और भी चाहिए। वांग जो था वो सबसे पहले यहाँ पर 13 को बाहर निकालता है क्योंकि अभी भी वो बेहोश ही था, उसको होश नहीं आया था। तो वांग जो था वो उसको यहाँ पर होश में लाने की कोशिश कर रहा था और जितना भी उसको चोट वोट लगी है उसको ठीक करने में लगा होता है, जिस वजह से 13 होश में आ चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपने सामने वांग को देखकर कि मास्टर आप ठीक हैं और आपने मुझे बचा लिया, वरना मैंने उम्मीद खो दी थी कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। तो वांग उसे कहना चाहता है कि मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई थी ना वो भी मेरी ही वजह से आई थी, क्योंकि मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पिछला कुछ जो टाइम गुजरा है ना वो बहुत मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें इसके लिए लेकर आया क्योंकि मैं यहाँ पर ना ज्यादा टाइम तक के रुक नहीं पाऊंगा। 2 महीने के बाद मुझे किसी खास काम के लिए डीमन जनरल के साथ निकलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ बातें बताने के लिए आया ताकि तुम उस बातों को फॉलो करते रहो। अब तक जो मैंने तुम लोगों को सोल फ्लैग बनाने का तरीका सिखाया था ना वो सिर्फ पहला पार्ट था जिसमें सोल फ्लैग को कैसे रिफाइन किया जाता है यही सिखाया जाता है। लेकिन अब दूसरा पार्ट होता है सोल एक्सट्रैक्टिंग का, जो कि अब मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार मैं यहाँ पर आऊंगा ना तो तुम सब के सब लोग सोल एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक में भी मास्टर हो चुके होंगे। वो ओयांग को इसकी जिम्मेदारी देता है कि तुम सारे के सारे डिसाइपल को ये वाली टेक्निक भी सिखाना। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से तुम लोगों ने पहली टेक्निक को सीखा है इसको भी सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। 13 यहाँ पर उदास था क्योंकि वो यहाँ पर इस टेक्निक को सीख ही नहीं सकता, तो वांग उसको दूसरी वाली टेक्निक देता है जो कि बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक थी ना जायंट डीमन क्लैन की, जो उसने पहले उसको दिया था उसी का वो अगला लेवल दे
दे रहा था 13 को, ताकि वो भी अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। वांग उससे कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड अलग है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें ये वाली टेक्निक दे रहा हूँ, तुम इसको प्रैक्टिस करना, बाकी लोग सोल फ्लैग को बनाने का तरीका सीखेंगे। तो ये सुनकर 13 तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वांग यहाँ पर उन दोनों से ये भी कहता है कि अब ना हमारा ये जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब है ना, ये छोटा नहीं रहेगा, जितना हो सकता है उतना इसको बड़ा करते जाओ, आसपास का जो भी इलाका दिखता है उस पर कब्जा करो और हमारे ट्राइब को जितना होता है उतना बड़ा बनाने की कोशिश करो, ताकि दुनिया जान सके कि हमारी कितनी पावरफुल ट्राइब है। उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर डिसाइपल की तादाद कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए, यानी कि 10 लाख डिसाइपल यहाँ पर मुझे चाहिए रहेंगे। वांग कमरे के बाहर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसके पास 1 बिलियन सोल फ्लैग जो है उसकी पावर का यूज करता और उसकी मदद से जो भी प्रोटेक्शन बैरियर लगा के रखा था उसने अपनी सोल रिफाइनिंग ट्राइब के आसपास उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाता है, ताकि बाहर का कोई भी यहाँ पर अटैक ना कर सके वांग की गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो जा रहा है तो न जाने कितने टाइम बाद वो रिटर्न यहाँ पर आएगा। तब तक के लिए इस ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, तो यही काम करने के लिए वो अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर का यूज कर रहा था। देखते ही देखते प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो था ये सोल रिफाइनिंग ट्राइब का वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब यहाँ पर किसी को कोई फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, उनको अब कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। पर वांग को भी तक एक चीज समझ में नहीं आई थी कि हु पाओ कहाँ चला गया। वो लोग तो कह रहे थे कि वो अपने ट्राइब में वापस आ गया, जबकि वो यहाँ पर है ही नहीं। 13 कह रहा होता है कि मुझे तो नहीं पता कि हु पाओ अभी भी जिंदा है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उसको कहाँ लेकर चले गए वो लोग। तो वांग कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हु पाओ कहीं पे भी होगा, मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि वो अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि अगर वो मर गया होता ना तो मैंने जो उसको अपना सोल फ्लैग सिखाया है, उसको बनाने का तरीका उसको दिया है, वो बंद हो गया होता, लेकिन अभी भी उसकी पावर एक्टिवेट है। इसका मतलब ये है कि अभी तक उसका सोल फ्लैग चल रहा है और हु पाओ अभी तक के मरा नहीं है। लेकिन मैंने अपने डिवाइन सेंस का यूज करते हुए पूरी की पूरी सिटी की अच्छे से निगरानी ली है, हर तरफ का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन मुझे उसका ऑरा कहीं महसूस ही नहीं हुआ। मतलब कि वो जिंदा जरूर है, लेकिन वो कहाँ पर है कोई ठिकाना नहीं है इसका। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कुछ ऐसी जगह पर जाकर फंसा हुआ है जहां तक कि मेरा डिवाइन सेंस जो है ना वो पहुंच ही नहीं पा रहा। कोई सीक्रेट जगह हो सकती है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम एक मैजिक टावर को देखते हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस जगह लग रही थी। यहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो अपने किसी मास्टर से कह रहा था कि मैंने वांग लिन के बारे में पता लगाया और उसने अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का लेट स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया और अब वो उस कंपटीशन में भी जा रहा है जहाँ पर डीमन जर्नल का कंपटीशन होता है। उसका जो मास्टर था वो बड़ा ही अजीब सा था, उसका चेहरा तो दिखता ही नहीं, कोई डीमन या कुछ तो अजीब सा फिगर लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा उस वांग लिन की जो कल्टीवेशन है ना वो तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, तो जो मैंने काम तुम्हें दिया है ना उसके ऊपर अच्छे से नजर रखना, उसकी पल पल की जानकारी मुझे चाहिए, लेकिन हाँ खबरदार कि उसको कुछ शक हो। मैं नहीं चाहता कि उसको पता चले कि तुम उसके ऊपर नजर रखे हुए हो। और बताओ कि बाकियों के ऊपर जिसके ऊपर मैंने तुम्हें नजर रखने के लिए कहा था उन लोगों का क्या हाल चाल चल रहा है। तो वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि बाकियों के ऊपर तो मैंने नजर रखी, लेकिन कोई भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया, कोई भी उस काबिल है ही नहीं जितना कि वांग लिन बनता जा रहा है। इसके बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक बंदे के पास आता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हु पाओ ही था। इसे ओल्ड मैन ने हु पाओ को बचाया और इसने उसको अपने पास रखा हुआ है। वो ओल्ड मैन हु पाओ से कहने लग जाता है कि तुम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो, यहाँ पर जितने भी सोल वगैरह मौजूद है ना उन सभी का तुम यूज करो, उसको रिफाइन करो, जिसकी मदद से तुम अपने आप को रिकवर कर पाओगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। उसके बाद तुम्हें मेरे जो मास्टर है ना वो अपना गार्ड बना सकते हैं, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो हु पाओ कहना चाहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, तो ये एहसान है आपका मुझ पर। आपने मेरी जान बचाई, मुझे काफी सारी चीजें सिखाई जिसकी मदद से आज मैं यहाँ पर खुद को रिकवर कर पाया हूँ। आपका ये एहसान मैं कभी भी भुला नहीं सकता। ये हु पाओ इसी मैजिक टावर के अंदर मौजूद था और यहाँ पर होने की वजह से वांग का जो डिवाइन सेंस था वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। इसी वजह से वांग को पता ही नहीं चला कि हु पाओ कहाँ जाकर छुपा हुआ है। और अब दूसरे लोग जो कि न जाने किस तरह के लोग हैं, इनका क्या प्लान चल रहा है, इन लोगों ने हु पाओ को बचाया और इसका वो क्या करेंगे आगे चलकर वो तो अभी हमें आगे ही पता चलेगा। तो वहीं वांग जो था वो अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। वो जो जिगजिन की सोल होती है उसको वो बाहर निकालता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो मैं अभी भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारा ये जो ब्लड पिल है ना उसको अच्छी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया उसको यूज करने का, लेकिन मैं ढंग से उसको यूज नहीं कर पा रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको सही तरह से यूज करने का तरीका आखिर क्या है। तो जिगजिन कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगी, तुम मेरी जान क्यों ना ले लो, लेकिन तभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। अगर तुम्हें मुझे मारना ही है ना तो बेफिक्र होकर मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जो था वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं चाहूँ ना तो अभी इस जिगजिन की सोल के माइंड के अंदर घुस जाऊं और पता लगा लूं कि किस तरह से उस ब्लड पिल का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक कि मैं अपने असेंडेंट लाइन को ब्रेक थ्रू नहीं किया, और अगर मैं जानबूझकर घुसने की कोशिश करूंगा ना तो हो सकता है कि इसकी सोल का जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर इसकी सोल खत्म हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहां के पास दूसरे तरीके बहुत सारे थे। वो उससे कहने लग जाते कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी सोल को इतना टॉर्चर करूंगा ना जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकती। तुम पल पर तरसोगे कि तुम्हें मौत ही आ जाए। इतना मैं तुम्हें तकलीफ दे सकता हूँ अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि किस तरह से ब्लड पिल का ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ क्या अभी तक कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या फिर तुम अभी भी अपनी बातों पे अटकी रहोगी।
लेकिन जिजिन जो थी वो यहाँ पर वांग से कहने लग जाती कि वांगलिन तेरी उल्टी गिनती शुरू है, देख लेना एक ना एक दिन मेरे फादर को पता चलेगा कि तूने मेरे साथ क्या किया है, और जिस दिन उनको पता चला ना वो तेरी सोल को ही फाड़ कर रख देंगे। उस दिन वो तेरा वो हाल करने वाले हैं ना जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बस अपनी उल्टी गिनती गिनते रह, तेरा अंत ना बहुत जल्दी आने वाला है और उस टाइम मैं खुशी से तेरी अंत का नजारा देखूंगी, ऐसा पल पल तड़पाऊंगी ना तुझे जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वांग जो था वो जिजिन को वापस है अपने पास रख लेता है क्योंकि ये बताने वाली नहीं थी, और अगर वांग को यहाँ पर ज्यादा गुस्सा आया तो वो गुस्से में आकर इसको जान से ही मार डालेगा, इसलिए इसने वापस से उसको अपने पास ही रख लिया। वांग कहने लग जाता है कि मैंने बात कर दी है उसी डीमन जनरल के साथ कि मैं उसका साथ दूंगा उस कंपटीशन के अंदर, तो मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे पंगा भी ले लिया था और उसके हाथों से ही 13 को बचाया। लेकिन मुझे लगता है कि ना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर मैं डीमन जनरल का साथ देता हूँ तो वो वाइस डीमन मार्शल बन जाएगा और उसके बाद मेरे पास बहुत बेस्ट चांस होगा डीमन जनरल बनने का, मैं उसकी जगह ले लूंगा और उसके बाद मेरे आगे का सफर आसान हो सकता है। लेकिन अभी भी मेरे पास मेरा जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है ना वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो काफी हद तक के डैमेज है, उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस सफर में मुझे कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ जो ब्लड पिल है वो तो अभी मेरे लिए एक हिसाब से यूजलेस है, इसको सही से यूज करने का मुझे तरीका ही नहीं पता, जब तरीका ही नहीं पता तो मैं इसका ढंग से कैसे यूज करूंगा। साथ ही साथ मेरे पास वो जो सितुरान की दी हुई टेक्निक है उनका भी मुझे ढंग से यूज करना है, जब ज्यादा यूज कर लेता हूँ तो वो मुझ पर बैक फायर करने लग जाती है। सब चीज के ड्रॉबैक जो है ना वो मेरे पास मौजूद है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं एक टेक्निक जिसको ढंग से यूज कर सकता हूँ आने वाली मुसीबत के लिए वो सिर्फ है स्लॉटर आर्ट। मुझे स्लॉटर आर्ट को ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा ताकि अब आगे चलकर मुझे कोई भी खतरों का सामना करना पड़ता है ना तो स्लॉटर आर्ट मेरा काम आए और वो मेरी हेल्प करे। तो वांग यहाँ पर स्लॉटर आर्ट को ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने लग गया था। वो कहना चाहते कि स्लॉटर आर्ट अभी इतना परफेक्ट है कि मैं यहाँ पर किसी को भी दूर से ही उसकी जान ले सकता हूँ क्योंकि स्लॉटर आर्ट का अटैक सीधा किसी के भी माइंड के ऊपर जाता है और अंदर से ही वो इंसान या कोई भी चीज क्यों ना हो अंदर से ही खत्म होने लग जाती है। लेकिन बात ये भी है कि स्लॉटर आर्ट को पहले अच्छी तरह से यूज करने के लिए उसको बहुत सारी सोल पावर देनी होती है। मैंने अब तक के बहुत लोगों को मारा है और सबकी सोल पावर को भर दिया है स्लॉटर आर्ट के अंदर, लेकिन अभी भी स्लॉटर आर्ट का जो किलिंग इंटेंट है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर थोड़ी सी पावर और डालनी होगी अगर मुझे उसको कंप्लीट करना है तो तभी जाकर मैं स्लॉटर आर्ट का बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाऊंगा। मुझे और लोगों की सोल पावर चाहिए होगी स्लॉटर आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो वांग इसी चीज की कंफ्यूजन में था कि वो अब आगे क्या करे, उसको कुछ ना कुछ तो करना होगा आने वाली जो भी मुसीबत होगी उसका मुकाबला करने के लिए। तो वांग यहाँ पर जब ये सोच ही रहा था कि तभी डीमन जनरल उसके पास आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहने लग गया था कि वांगलिन टाइम हो गया, अब हमें चलना चाहिए, कंपटीशन शुरू होने वाला है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलोगे तो चलो मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो वांग जो था वो भी डीमन जनरल के साथ वहां से जाने के लिए निकल चुका था। अब ये जो सफर होगा वांग का वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है और न जाने किस तरह के खतरों का उसको सामना करना पड़ेगा इस सफर के अंदर, इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। वांग और डीमन जनरल थे वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से ये लोग यहाँ से निकलने को तैयार थे। लेकिन आगे का सफर इनका कितना ज्यादा खतरनाक होगा, कौन कौन से खतरों का सामना वांग को करना पड़ सकता है ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड में, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।